Hello everyone and welcome to Study IQ IAS. मेरा नाम है ऋषभ and I'm economics optional faculty here. So today we are going to talk about a very important topic जो GS पेपर 3 prelims हो या फिर पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, तीनों के लिए ज़रूरी है. दैट इज़ क्योंकि ये न्यूज़ में भी है अभी और PIB में भी आया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट FDI क्रॉसेस अ $1 ट्रिलियन लिमिट. $1 ट्रिलियन बोले तो 100,000 बिलियन डॉलर लिमिट इन द लास्ट 20-24 ईयर्स. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है. प्लस व्हाट इज़ FDI एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंक्रीजिंग FDI. कहाँ ये इन्वेस्ट हुआ है, पैसे ज़्यादातर कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, किस पीरियड में है, किस पीरियड में ज़्यादा रहा है FDI, वो सब हम आज बात करते हैं. ठीक है, और ये भी समझेंगे इसको लिंक, क्योंकि हम लोग हर ऑप्शनल के टॉपिक में लिंक करने की भी कोशिश करते हैं कि कैसे FDI के स्टैटिक पार्ट से इस नॉलेज को लिंक कर सकें और साथ में अपना ज्ञान वर्धन कर सकें, अपने पॉइंट्स बढ़ा सकें लिखने के लिए इन द ऑप्शनल पेपर और GS पेपर 3. सो न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं. सो न्यूज़ इज सिंपल दैट वी हैव क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन FDI, यानी कि 1000 बिलियन डॉलर हमने FDI, यानी FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, we have crossed 1000 बिलियन और $1 ट्रिलियन. और ये पीरियड कौन सा है? बिटवीन अप्रैल 2000 टू सितंबर 2024. ठीक है, अप्रैल ऑफ 2000 से लेके सितंबर 2024 तक, यानी लगभग 24.5 ले लो, 24 ईयर्स. ठीक है, 24 लेट्स से 25 ईयर्स. तो पिछले 25 साल में, ठीक है, पिछले 25 साल में हाउ मच वी हैव डन टू अचीव दिस मच ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इसमें से भी एक और इम्पॉर्टेंट नंबर निकल के आया है. बट ये आप दूसरी चीज़ जो याद रखने के लिए होती है प्रीलिम्स की, कि ये डेटा रिलीज कौन करता है. तो डेटा इज रिलीज बाय DPIIT. और DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो डेटा इज रिलीज बाय DPIIT. ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? यू कैन कमेंट डाउन बिलो. ठीक है, ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई नो दैट यू आर लिसनिंग टू दिस एंड यू आर बीइंग अटेंटिव टू व्हाट यू आर रीडिंग बिफोर दिस ऑल्सो. ठीक है, अच्छा, इस नंबर में से $1000 बिलियन के नंबर में से 66% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी लगभग $667 बिलियन के आसपास 2014 से लेके 2024 के बीच आया है. ठीक है, इन द लास्ट 10-year पीरियड the FDI in India is around $667 बिलियन. इसका ये मतलब है कि इसके पहले 15 सालों में 333 बिलियन डॉलर, यानी 33% के आसपास आपको वो आया है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो इट्स अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर. लगभग 110-120% के आसपास का इंक्रीज है बिटवीन द लास्ट 15 ईयर्स और करंट 10 ईयर्स. जो लास्ट 10 ईयर्स बीते हैं और उसके पहले के जो प्रीसीडिंग पे 15 साल हैं, उसके बीच में लगभग 110-120% का डिफरेंस है, यानी जस्ट डबल हुआ है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इसका ये मतलब है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया हैज emerged as top destination फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब ये टॉप डेस्टिनेशन होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि द फॉरेन इन्वेस्टर्स, पॉइंट नंबर 1 इज हैविंग ट्रस्ट इन इंडिया, ट्रस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट. प्लस दे आर गेटिंग बेटर रिटर्न्स, इसीलिए तो भाई इन्वेस्ट करेगा. Why will a foreign investor invest in India? Because they are getting better returns और उनको ट्रस्ट है इंडियन इकोनॉमी पे एंड दे आर बुलिश अबाउट इंडियन इकोनॉमी. वो बुलिश हैं. अब ये बुलिश होने का क्या मतलब है? बुलिश का मतलब दे सी दैट इन द कमिंग फ्यूचर इंडियन ग्रोथ स्टोरी विल इवन ग्रो फर्दर. तो इंडिया ज़्यादा ग्रो करेगा, इस उम्मीद की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स और ज़्यादा इन्वेस्ट करना इंडिया में शुरू किए हैं. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट के 25 साल में जो ग्रोथ हुई है, $1 ट्रिलियन वी हैव टच्ड, जिसमें से 66% वी हैव टच्ड इन द लास्ट
10 years or so. So the trust factor about the Indian economy has increased. इससे significance हम ये निकाल सकते हैं. The trust factor in the Indian economy for the foreign investors has increased because we have given better returns to them, and also the macro fundamentals of Indian economy is very strong. That's why the investors are bullish. ठीक है, तो that's why India is a top destination for FDI. अब top destination है तो हमें ये पता लगाना कि कहाँ कहाँ से ये पैसा आ रहा है, from which sources this money is coming. So maximum अगर हम इसको रेट रैंकिंग करें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, so this is the ranking for the और लास्ट 25 ईयर्स देखें या लास्ट 5 साल देखें, ये रैंकिंग लगभग सेम ही रहती है. कभी कभी नीदरलैंड ऊपर हो जाता है, यूएस नीचे हो जाता है, ऐसे ही रहता है. ठीक है, तो 25% ऑफ द टोटल FDI इज कमिंग फ्रॉम मॉरिशस. ठीक है, मॉरिशस. अच्छा, अब मॉरिशस से FDI आने का मतलब क्या है? मॉरिशस इज अ टैक्स हेवन. तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आप ताकि समझ लेंगे. टैक्स हेवन्स आर दोज कंट्रीज विच डू नॉट लेट्स से लेवाई अ लॉट ऑफ टैक्स ऑन योर इनकम. तो टैक्स हेवन जनरली यूज़ किया जाता है सो दैट यू डू नॉट हैव टू पे अ हैवी टैक्स इन योर होम कंट्री. फॉर एग्जांपल, कोई XYZ कंपनी है जो इंडिया बेस्ड है, बट उसने अपना हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर बना लिया मॉरिशस में और ये दिखाया कि वी आर अ मॉरिशस बेस्ड कंपनी. दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन मॉरिशस, दे आर नॉट स्पेंडिंग इन मॉरिशस, दे आर नॉट इवन सेलिंग इन मॉरिशस, बट दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन मॉरिशस, सो दैट दे आर नाउ अ रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ मॉरिशस. भले वो पूरा काम इंडिया में कर रही है. Why? Because they don't have to pay taxes in Mauritius. That's why it's a tax haven. तो जो भी कमाई कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि मॉरिशस से कमाई हो रही है, और पैसा कहाँ से आ रहा है? मॉरिशस से इंडिया आ रहा है. So that is also one of the reasons why Mauritius is number 1, because it's a tax haven. ठीक है, most of the companies register themselves in Mauritius so that they can they can evade taxes in their home countries. That's why. तो घूम के, यानी एक तरह से पैसा सर्कुलेट होके या घूम के आ रहा है. दैट्स वाई मॉरिशस से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, $177 बिलियन. सेकंड नंबर पे 167 बिलियन के साथ सिंगापुर, और थर्ड पे है यूएस विद अराउंड $68 बिलियन. ठीक है, तो सिंगापुर इज अराउंड 24% ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम सिंगापुर. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. और ये टॉप 5 की रैंकिंग ज़रूरी है याद रखना. तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? मॉरिशस से आता है, फिर सिंगापुर, यूएस, नीदरलैंड, जापान. तो मोर लमसम यही पांचों ऊपर नीचे होते रहते हैं, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है? टॉप फ्रॉम विच डेस्टिनेशन दिस FDI इज कमिंग, याद रखना है. तो सिंगापुर मॉरिशस है, वो याद रखना है. फिर सिंगापुर, यूएस, 3 याद रखो, काफ़ी है. ठीक है, सबसे ज़्यादा कितना आया? 25%, $177 बिलियन फ्रॉम मॉरिशस. अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इन विच सेक्टर मैक्सिमम FDI इनफ्लोज, मतलब इंडिया में किस सेक्टर में FDI इनफ्लो हो रहा है. अब जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में FDI आता है, तो वो तो महाराष्ट्र है. तो ये भी याद रख सकते हो, द स्टेट विथ हाईएस्ट FDI इज महाराष्ट्र. ठीक है, और कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI होता है? तो सबसे ज़्यादा FDI होता है सर्विस सेक्टर में, क्योंकि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज वेल एज कंप्यूटर हार्डवेयर. उसके बाद टेलीकॉम. सो दीज आर द टॉप 3 सेक्टर्स जहाँ पे FDI इनफ्लो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. सो दीज आर द टॉप 3: सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड द telecom sector. These are the top 3 sector where FDI inflows are attracted in India, and Maharashtra is the top state. अब टॉप स्टेट जनरली कौन से होंगे? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली. सो दीज 5 आर द हाईएस्ट टॉप FDI अट्रैक्टिंग स्टेट्स. ओके, तो सबसे बड़ी कंट्री जहाँ से FDI आ रहा है मॉरिशस, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है? सर्विसेज सेक्टर. और सबसे बड़ा स्टेट जहाँ FDI आ रहा है? महाराष्ट्र. सो दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. प्लस यू हैव टू रिमेंबर दैट DPIIT हैज़ रिलीज्ड डेटा, और ये डेटा DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? यू हैव टू नो, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ओके, नाउ अब ये सब हम लोग जान गए.
तो एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो हम ये जान लेते हैं कि एफडीआई तो सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि फॉरेनर इज इन्वेस्टिंग मनी वेयर इन इंडियन इकोनॉमी। हाउ? बाय मेकिंग इक्विटी। ठीक है, कहीं से इक्विटी बाय कर ले। इक्विटी का मतलब शेयर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दैट अ फॉरेन इन्वेस्टर बायज असेट्स और शेयर्स, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, इन इंडियन कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड और एनी कंपनी। ठीक है, लिस्टेड का मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अनलिस्टेड मतलब नहीं भी है। जैसे कि कोई हमारा स्टार्टअप है, उसमें भी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, जिसको हम लोग वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर के पैसे से चल रहा है, इन्वेस्टर के पैसे से चल रहा है, जो आप ये जानते हैं, जो बोला जाता है जनरली। तो स्टार्टअप्स में भी जब अगर फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, और दूसरी चीज़ जो प्राइमरी डेफिनेशन है, 10% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर हो रहा है। ठीक है, 10% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर हो रहा है, तो वो होता है एफडीआई के कैटेगरी में। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होता है? इससे आपको ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों में एक कंट्रोल मिलता है। ठीक, 10% से ज़्यादा शेयर ट्रांसफर हो रहा है, इसका ये मतलब है यू कैन सिट ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड मीटिंग में बैठ सकते हैं, यू कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन इन एन इंडियन कंपनी। तो इसीलिए आपको ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलता है व्हेन एन एफडीआई इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी। फॉर एग्जांपल XYZ एक कंपनी है इंडिया की, और बाहर से एक कंपनी आ रही है ABC, एंड इट इन्वेस्ट इन द XYZ कंपनी, टेक्स एटलीस्ट 15-20% शेयर, सो इट हैज़ नाउ राइट टू सिट ऑन द बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी। ओनरशिप डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कितना आउटपुट बढ़ाना है, कितने ले ऑफ करने हैं, किस एम्प्लॉय को हायर करना है, किसको फायर करना है, इस टाइप के डिसीजन में भी एक रोल प्ले करता है एफडीआई। ओके, दे हैव द कंट्रोल। इसके आगे अगर समझना हो तो एफडीआईज आर बेनिफिशियल। वाई? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। एफडीआईज हैव लॉन्ग टर्म विजन बिकॉज दे ट्रस्ट इन योर इकोनॉमी। वो ये नहीं चाहते कि आज पैसा लगा रहे हैं, 20% हम किसी तरह कमाए और 6 महीने में चले गए, ऐसा नहीं। दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन बिकॉज दे बिलीव इन योर कंपनीज, दे बिलीव इन योर इकोनॉमी। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे। ठीक है, सो दे इन्वेस्ट सो दैट दे कैन क्रिएट एन एसेट। ठीक है, वो कंपनी में ओनरशिप मिल गई, तो इस तरह से वो ओनर्स हो गए, तो अब वो खुद ही बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, नॉट शॉर्ट टर्म विजन। ठीक है, प्लस दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विजन रखे हैं और कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल रखे हैं, तो इनको क्या चाहिए कि इनको जब आउटपुट जो है या जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए ये लोग अपने साथ लाते हैं टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें बजाज का, सो बजाज यूज टू मेक चेतक स्कूटर्स, तो उन्होंने पहले किसी कावासाकी के साथ पहले टाई अप किया, आज वो KTM के साथ टाई अप हैं, सो दैट दे कैन मेक बेटर क्वालिटी इंजन्स एंड learn that engine making from KTM's or a Kawasaki, so that they can improve upon the efficiency and the performance of their bikes. तो ये है FDI. ठीक है, so that टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ हम उनसे सीख रहे हैं, कुछ उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज FDI में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो लॉन्ग टर्म विजन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ऑल्सो द असेट्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, सो असेट ट्रांसफ़र होते हैं। असेट मतलब अगर आपके पास ओनरशिप आ गई, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ फ्लिपकार्ट विच इज़ एन इंडियन कंपनी, उसको वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। सुनते होगे ना, एक्वायर कर लिया, इसका क्या मतलब है? मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। तो नाउ वॉलमार्ट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डन इन द इंडियन कंपनी दैट इज फ्लिपकार्ट, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, ऑल द असेट्स ऑफ द फ्लिपकार्ट, कोई भी उस कंपनी का असेट हो, चेयर, टेबल, बिल्डिंग, कुछ भी, या ह्यूमन रिसोर्स, वो सब किसके पास ट्रांसफर हो गया? वॉलमार्ट के पास। तो असेट ट्रांसफर भी होता है
वॉलमार्ट के पास। हो सकता है उसकी वजह से क्या चेंज होता है, हो सकता है कि उसकी वजह से वर्क कल्चर में चेंज आए, ठीक है, दैट इंडियन वर्क कल्चर की जगह ना यूएस वर्क कल्चर और यूएस ऑफिस आवर्स, जैसे हमारी कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं जो यूएस के साथ काम करती हैं, यूएस बेस्ड क्लाइंट होते हैं जिनके, सो दे वर्क एज पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, कि वहाँ छुट्टी कब है उस हिसाब से यहाँ छुट्टी हो रही है, ईस्टर की छुट्टी हो रही है, ब्लैक फ्राइडे की छुट्टी हो रही है, थैंक्सगिविंग की छुट्टी हो रही है, या हो सकता है कि जन्माष्टमी की छुट्टी ना हो रही हो, लाइक दैट, ठीक है। तो वर्क कल्चर में चेंज आता है, देयर इज अ asset transfer, technology and innovation is brought upon by them, long term vision रखते हैं because they believe in the growth story of India। तो ये हमने समझा कि FDI क्या होते हैं, FDI की सिग्निफिकेंस क्या होती है, और लास्ट 25 साल में इंडिया ने कैसे अपने FDI और ग्रोथ स्टोरी को चेंज किया है, एंड वी हैव टू बिल्ड अप अपॉन इट मोर। हाउ? बाय मेकिंग आवर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम लोग अब लगभग पीक पोजीशन पे हैं, ठीक है, तो बाय मेकिंग आवर मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, मोर प्रोडक्टिव, वी कैन गेट मोर FDI। अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर दें और विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड एनीवन, ठीक है, तो हम और ज़्यादा FDI अट्रैक्ट कर सकते हैं। किस सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है PLI, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट को सब्सिडी आपकी कंपनी को देती है विद द राइज इन आउटपुट और द प्रोडक्शन और द सप्लाई बाय द कंपनी, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग PLI, ठीक। PLI को अभी हम बहुत डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्कोप नहीं है आज के लेक्चर का, कभी और, ठीक है। अब इसी तरह के PLI के अलावा और कौन सी स्कीम लाती है? क्रेडिट स्कीम्स लाइक मुद्रा, जिसमें गवर्नमेंट कोलैटरल फ्री लोन दे रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सो दैट दे कैन इनोवेट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकें, अपना प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बेहतर कर सकें, ठीक है। और एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत सारे स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, हाँ, PM किसान स्कीम एंड मोर क्रॉप पर ड्रॉप स्कीम, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर की, सरकार की, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सो दैट द किसान or the farmer of this country can take risk, become an entrepreneur and improve the efficiency of agriculture, so that more and more FDI can also be infused in agriculture। डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कहाँ कर सकते हैं? पैकेज फूड के मार्केट में, पैकेज्ड फूड, और सप्लाई चेन इशू ठीक करने के लिए हमारा कोल्ड स्टोरेज, ये सब जगह अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा FDI ले आ पाए तो हमारा पहली बात कि एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑल्सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस आवर ओवरऑल एग्रीकल्चर आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम अपना FDI अब बढ़ा कैसे सकते हैं? अपने मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके। तो हमने एक पूरा होलिस्टिक आइडिया लिया कि FDI क्या है, आज तक हमने क्या अचीव किया है, क्यों अचीव किया है, कहाँ अचीव किया है, कहाँ से FDI आया है, और फिर हम ये समझते हैं कि हम और वे फॉरवर्ड कैसे जा सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करके फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो दैट द एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर इम्प्रूव्स एंड मोर FDI स्टार्ट्स टू invest in this sector, especially MSMEs, agriculture based industries like cold storage, packaged food industry, so that our economy can further grow। तो इससे होगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इस देश में, ओवरऑल इनकम्स बढ़ेगी देश में। जो डिमांड अभी कम हो गई है RBI की रिपोर्ट के हिसाब से, डिमांड हैज़ बीन लोअर, वो डिमांड बढ़ेगी साथ में, और ओवरऑल इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा, सो दैट आवर GDP विल नॉट फॉल डाउन एंड इट विल ग्रो अप एंड अप एंड अप, ठीक है। तो GDP इंप्रूव करने के लिए मोर FDI इन दिस सेक्टर। ओके, सो वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर। आज का डिस्कशन यहीं तक। आई होप आपको एक होलिस्टिक आइडिया मिला होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ FDI, बेनिफिट्स, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी हैव अचीव्ड। ऐसे ही कोई और डिस्कशन में हम लोग आगे मिलेंगे। हाँ, अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका QR कोड है ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन मी हियर एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड एनीथिंग रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इफ यू वांट a course or not, or whatever. I am available here for economics optional people or for economics as a whole.
अच्छा, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। सो इन दोनों में से आप कहीं भी रीच आउट कर सकते हैं मुझे, सो दैट वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल चाहिए तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, so do join it if you want the PDFs. Thank you everyone, bye bye, we will meet again soon.